हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के, और एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था घर के लिए, जिसमें से एक बच्चे ने कमेंट भी किया है नीचे वीडियो के नीचे, और आंसर सही भी आया है उसका। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था वो ये था कि इफ x इक्वल टू 1/3 देन ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 + 4x टू द पावर 8। इसके अंदर अपने को ग्रेटेस्ट टर्म बतानी थी, कौन सी आएगी। तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या करें। सॉल्यूशन में बताओ ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम। वही काम, क्या काम करना है कि सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जनरल मेथड लगाना है कि पर्टिकुलर मेथड लगाना है। जनरल मेथड तो तब लगाएं, मतलब जनरल मेथड आप हर जगह लगा सकते हैं, और पर्टिकुलर मेथड तभी लगाना है जब फर्स्ट प्लेस पर क्या आए, 1 आए। तो हम फर्स्ट प्लेस पे 1 देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो 4x लिखा हुआ है इसको कैपिटल X मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, 4x है, और स्टार्टिंग में अपने पास है ही टर्म, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देन 1 + 4x की पावर 8 जो है वो क्या बन चुका है, 1 + कैपिटल X की पावर 8 बन चुका है। सही है। तो इसमें हम हाईएस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, देन फॉर ग्रेटेस्ट टर्म, फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, बोलो मोड x इंटू n + 1 अपॉन 1 + मोड x। और इधर जो कुछ भी होता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये पूरा बना है उसी में से एक माइनस यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है उसी में से एक माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, मोड x इंटू n - 1 अपॉन 1 + मोड x होता है, लेकिन इसको याद नहीं करना है, मैंने पहले भी बता दिया ये बात। ओके, तो इसको सोल्व करना है अपने को, बस अब सोल्व करो। तो इधर तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, 4x, तो ये बन गया अपने पास 4x का मोड इंटू n की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू कितनी है 8, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास n + 1 तो मतलब 9 अपॉन ये क्या बनेगा 1 + 4x का मोड। सही है। और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है अपने को, x की वैल्यू पुट करनी है 1/3, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 4/3 इंटू 9 अपॉन ये क्या बनेगा 1 + 4/3, और वैल्यू बन गई है ये, और ये कैंसिल होगा तो 3, ऊपर बन गया 12 अपॉन नीचे क्या बनेगा 7 इंटू 7/3, तो ये बन गया 3। सही है, तो ये बन गया 36/5, नहीं 7। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बताना 5 पॉइंट समथिंग बना है ये। तो ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग बनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बनेगी 5 पॉइंट समथिंग, और उससे एक कम क्या बनेगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ये 4 पॉइंट समथिंग से लेकर के और 5 पॉइंट समथिंग तक अपने को r लेने हैं, और r हमेशा अपने को क्या लेने हैं, होल नंबर में से लेने हैं ना, 1 2 3 0 या इनमें से लेने हैं। तो यहाँ पर बताओ 4 पॉइंट समथिंग से लेकर 5 पॉइंट समथिंग तक और आता है होल नंबर टाइप का, तो अपने पास कौन आता है, r की वैल्यू 4 आएगी, सॉरी 5, तो मैं बोलूँगा सो r इक्वल टू कितना आया 5, r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 आया है, इसका मतलब 6 टर्म होगी कि नहीं होगी, 6th टर्म। तो मैं क्या लिखूंगा सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज 6th टर्म, और 6th टर्म को क्या बोलते हैं, T6 बोलते हैं, T6। r इक्वल टू 5 पर अपने को 6 टर्म मिलती है, क्योंकि r इक्वल टू 0 पर अपने को फर्स्ट टर्म मिलती है, r इक्वल टू 1 पर अपने को सेकंड टर्म मिलती है, तो r इक्वल टू 5 पर अपने को 6th टर्म मिलती है। क्लियर है। तो ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन हो गया, इसको जल्दी से लिख लो। और अब हम आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन
गिवन T4 इज T4 इज या फिर T4 इन द एक्सप्रेशन, T4 इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ये एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x अपॉन 8 की पावर 10 हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, maximum numerical value, then find range of x, range of x, x की रेंज फाइंड करनी है अपने को। रेंज ऑफ x फाइंड करनी है। देखना इधर, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि T4 का मतलब क्या है, r = 3 पर, r = 3 पर मतलब फोर्थ टर्म अपने को इसकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, उसके अलावा जो बाकी बचेंगे वो थोड़ी कम देंगी वैल्यू अपने पास। तो अपने को x की रेंज बतानी है, मतलब पहले ही अपने को दे रखा है कि कौन सी टर्म मैक्सिमम है, तो अपने को x के बारे में बताना है। और पहले अपने पास जो क्वेश्चन थी उसमें क्या था, x की वैल्यू गिवन होती थी कि इस वाले x के ऊपर अपने पास क्या बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। तो फिर अपने को मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम कौन सी टर्म होगी वो मैक्सिमम वाली टर्म अपने को निकालनी होती थी। तो यहाँ पर मैक्सिमम टर्म गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन में x गिवन होता था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती थी, मैक्सिमम नंबर कौन सी थी टर्म की वो निकालनी होती थी, मतलब मैक्सिमम टर्म निकालनी थी अपने को। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है, तो ये इसको हम रिवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन देखना एक बार कैसा है। एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या है, 2, विदाउट एक्स है क्या, एक्स नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो आप 2 को बाहर निकाल लोगे तो 2 की पावर 10 बाहर आ जाएगी, तो अंदर अपने पास यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3x अपॉन 8। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 2 + 3x अपॉन 8 की पावर 10, तो 3x अपॉन 10 के 3x अपॉन 8 क्या बन जाएगा, 3x अपॉन 16 बन जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 की पावर 10 बाहर, तो 2 की पावर 10 बाहर, और अंदर क्या बनेगा 1 + 3x अपॉन 16 की पावर 10। सही है, हाँ कि ना। अभी भी देखो, इसकी आप फोर्थ टर्म निकालोगे वो सबसे बड़ी है, भले इसकी आप फोर्थ टर्म निकालोगे वो भी सबसे बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू को अगर 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सबसे बड़ा ही आएगा, हाँ कि ना। तो इसके बारे में चेक कर लो कि इसके अपने पास कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म सबसे बड़ी है, वो मैं बोलूँगा लार्जेस्ट टर्म इज T4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, T3 + 1। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू 3 है। उसके लिए अपने को अब x की वैल्यू के बारे में सोचना है, तो मैं लिखूंगा देन अब यहाँ पर लेट n की वैल्यू तो कितनी हो गई है, 10, एंड ये पूरा x है कि नहीं है, हाँ, और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3x अपॉन 16 है, कोई दिक्कत नहीं। देन फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या करते हैं अपने पास, r <= क्या लिखते हैं यहाँ पर, मोड x इंटू n + 1 अपॉन 1 + मोड x <= यहाँ पर क्या होता है, मोड x इंटू n - 1 अपॉन 1 + मोड x। ऐसा ही था कि नहीं था फॉर्मूला अपने पास जो भी था, यही था। इसमें से एक कम होता है कि बिल्कुल होता है। r की वैल्यू हमें पता है कौन सी है, r की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 रखना है। मोड x अपने पास क्या है, 3x अपॉन 16 है, उसको रख देना है। n की वैल्यू अपने को पता है 10 है, वो रख देना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, यहाँ से रखना स्टार्ट करता हूँ मैं। वैसे भी इसकी जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम यहाँ पर लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 3 <= यहाँ पर 3x अपॉन 16 का मोड, ये क्या है, n + 1 तो इंटू 11 अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा 1 + 3x अपॉन 16 का मोड। क्लियर है। इधर क्या बनेगा, <= ये क्या बनेगा मोड 3x अपॉन 16 इंटू 10 और -1 अलग से अपॉन नीचे क्या है 1 + 3x अपॉन 16 का मोड। यहाँ पर ये बताना क्या बनी है अपने पास, ये डबल इनइक्वलिटी है कि नहीं है, ये बनी अपने पास डबल इनइक्वलिटी है। और इस डबल इनइक्वलिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा,
सोल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू सोल्व दिस डबल इनइक्वलिटी, वी हैव टू सोल्व दिस डबल इनइक्वलिटी। और इसी डबल इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू की रेंज ही अपने को बतानी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन उठा लेता हूँ एक बार के लिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये लो 3 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 16 का मोड इंटू 11 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन 16 का मोड। इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3 प्लस 3 इंटू मोड 3x अपॉन 16, सही है। इसमें से मैं ये सब बाहर भी निकाल दूं 3 अपॉन 16 वाला, तो क्या बचेगा अपने पास, तो ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 9 बन जाएगा। तो ये बनेगा 9 अपॉन 16 इंटू मोड x लेस देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा 33 अपॉन 16 इंटू मोड x, सही है। इसको भी इधर लेके जाओ या इसको पूरे को इधर लेके जाओ तो वैल्यू क्या बनेगी 3 लेस देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या बनेगा 33 में से 9 माइनस होगा तो क्या बनेगा 24 अपॉन 16 इंटू मोड x, सही है। ये कुछ कैंसिल होगा तो 4 से कैंसिल हो गया तो अपने पास ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6, सही है। तो 8 से कैंसिल कर सकते थे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बन गई है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x। मतलब अपने पास क्या है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बताओ जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है, जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 या 2 से बड़ी एंड -2 या -2 से छोटी। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इन्फिनिटी से ओपन क्लोज टू -2 यूनियन क्लोज टू ओपन इन्फिनिटी, और ये है इक्वेशन नंबर 1, सही है। ऐसे ही अपने को दूसरी वाली इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसको अपने को इधर लिखना है। चलो ठीक है। सेकंड इनइक्वालिटी क्या बनाएगी एंड सेकंड इनइक्वालिटी क्या थी अपने पास मोड 3x अपॉन 16 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस मोड 3x अपॉन 16 लेस देन इक्वल टू 3। ओके करो सोल्व इसको। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 30 अपॉन 16 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये मोड एक्स हो गया है। और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 3 प्लस 9 अपॉन 16 मोड एक्स, सही है। इस सबको इधर लेकर के आएंगे, 1 को इधर भेज देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, उधर से इधर आएगा तो 30 माइनस 9 21, तो बनेगा 21 अपॉन 16 मोड एक्स लेस देन इक्वल टू, उधर जाएगा तो 4, सही है। उधर अपने पास चला गया तो ये बन गया मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 64 अपॉन 21, सही है। और ये कितना बनेगा अपने पास पता नहीं कितना बनेगा, है ना। हमें या तो इसको थोड़ा सा काट करके सोल्व कर लो, और कटेगा ये है नहीं क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये कटेगा नहीं, सही है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ। मोड एक्स अगर अल्फा से छोटा है तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में, ओके। तो वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 64 अपॉन 21 से लेकर के 64 अपॉन 21 तक, और ये है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 का क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेते हैं, ये बात सबको पता है। तो बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ वैल्यू क्या बन जाएगी। इंटरसेक्शन सबको लेना आता ही है। ये रहा अपने पास -2, ये रहा अपने पास 2, सही है। तो -2 से लेकर के पीछे तक जाना है अपने को, और इधर 2 से लेकर के अपने को आगे तक जाना है। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट वाली इक्वेशन। और ये वाली क्या होती है 64 अपॉन 21 कितना होता है 64 अपॉन 21। तो जैसे मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा 63, तो ये 3 पॉइंट समथिंग है ये। तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ये है 64 अपॉन 21। तो यहाँ पर इसको शामिल करते हुए आगे जाना है। और ये क्या होगा -3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये हो रहा -64 अपॉन 21। तो यहाँ से इसको शामिल करते हुए अपने को पीछे आना है।
और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों का इंटरसेक्शन तो फिर अपने पास यही बनेगा और यही बनेगा। तो बताओ, सो x की रेंज क्या बन जाएगी, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 64/21 क्लोज यूनियन 64/21 क्लोज से लेकर के इन्फिनिटी ओपन। यही x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और यही अपने पास x की रेंज है। आई थिंक सबको बात समझ में आ गई है किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पीछे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, लास्ट में जो लिखा है वहाँ तक, और उसके बाद ये लो आगे वाला स्क्रीनशॉट करके जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। सही है, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान रहिए मैं कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, NCR होते हैं। क्या होते हैं, NCR होते हैं। अब इन NCR को आप ये भी लिख सकते हो, कैसे, यानी को आप ये लिख सकते हो N और R इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके, इसका मतलब भी NCR ही समझा जाता है। कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए कि बड़ा सा ब्रैकेट बना दे, छोटे वाले ब्रैकेट को बड़ा बना दे और N और R लिख दे, तो इसका मतलब NCR ही होता है। और कहीं पर ऐसा दिखाई दे C और R लिखा हो बस, तो उसका मतलब भी NCR होता है। कि ऑब्वियसली बात है, ऊपर हमेशा N ही आता है, तो N को उन्होंने खत्म कर दिया कि हमेशा N आता तो क्या लिखना बार बार। सही है, तो NCR को लिखने का तरीका ये भी है CR। जैसे कहीं पर ये लिखा हो ना C1, तो समझ जाना कि ये क्या है, NC1 है। कहीं पर C0 लिखा हो तो कैसा NC0 है। C2 लिखा हो तो NC2 है, समझ गए। ऐसे कहीं पर C100 लिखा हो तो समझ जाना कि ये NC100 है। बाइनोमियल के अंदर ऐसा होता है, समझ गए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एक तो ये हो गया अपने पास। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 01, उसमें फर्स्ट नंबर पे तो ये थी कि NCR की वैल्यू हमेशा N माइनस R के इक्वल होता है। ये बात याद है, ऐसा मैंने पहले ही पढ़ा दिया है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कि NCR की वैल्यू N माइनस R के इक्वल होती है। ओके, ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, NCX और NCY की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, NCX बराबर NCY कब हो सकता है, वो हो सकता है अगर इफ NCX इक्वल टू NCY है, ये लिख देता हूं मैं, इफ NCX इक्वल टू NCY देन या तो x की वैल्यू y के बराबर हो, या फिर क्या हो, x की वैल्यू y के बराबर होना जरूरी नहीं है पूरा x की वैल्यू y के बराबर है तो अच्छी बात है, तब तो ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर r और नीचे क्या लिखा है n माइनस आर, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे हैं, ये पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट इस पूरे बाइनोमियल कोफिशिएंट के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इन नीचे वालों को दोनों को ऐड करूं तो ये ऊपर वाला n बन जाता है, चेक कर लो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दी है वैसे तो, कि अगर NCX इक्वल टू NCY लिखा हुआ है तो या तो x की वैल्यू y की इक्वल होगी, या फिर अपने पास x प्लस वाई नीचे वाले दोनों को ऐड करने पर ऊपर वाला n बन जाना चाहिए, या फिर अपने पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। तो ये तो अपने पास होगी पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो जल्दी से। लिख लिया, हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है कि NCR प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्या होता है यहाँ पर देखना,
इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि देखो ऊपर दोनों का n बराबर होना चाहिए, ठीक है, और नीचे जो लिखे हुए हैं उन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, बस एक एक कम होना चाहिए और एक एक से ज़्यादा, मतलब एक एक ज़्यादा होना चाहिए, एक एक कम होना चाहिए, समझ गए? इन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर सेम सेम n लिखा हुआ है वो एक बढ़ जाएगा, n+1, c ही रहेगा, और नीचे वाले में जो बड़ा है, नीचे वाले में जो बड़ा है वो बड़ा यहाँ पर लिखा जाएगा। वापस से मैं समझा दूँ एक बार फिर से, NCR+NCR+1, ऊपर n सेम होना चाहिए, नीचे दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, समझ गए? एक बड़ा एक छोटा 1 से, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सेम सेम है वो तो एक ज़्यादा बढ़ जाएगा वैल्यू में, ओके, ऐड करने पर, और नीचे वाले में जो बड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, समझ गए? ऐसे में अगर इसी की बात करूँ एक और, तो ये बताओ क्या बनेगा, NCR+NCR-1, ये क्या होगा? सबसे पहले तो ऊपर देखो क्या है, n लिखा हुआ है, क्या सेम सेम है, नीचे में दोनों में 1 का डिफरेंस है, क्या बिल्कुल है, तो बताओ क्या लिखा जाएगा, ऊपर वाला तो जो सेम सेम वो एक बढ़ जाएगा तो n+1 हो जाएगा, c तो c रहेगा, और नीचे वाले में जो बड़ा है वो यहाँ पर लिखना है, तो r वाला बड़ा है तो r लिखा जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सही है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर। कहीं पर लिखा हुआ है 10C4 प्लस 10C3, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, 10C4 प्लस 10C3, बताना। ऊपर तो क्या है, 10 10 है, सेम सेम है, और नीचे दोनों में एक का डिफरेंस है, तो मैं बोलूँगा जो सेम सेम है वो तो एक बढ़ जाएगा, तो 11C बन जाएगा, और नीचे में जो बड़ा कौन है, 4 है, वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई होगी शायद, पक्का लिख लो फटाफट की प्रॉपर्टी। लिख लिया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, इसमें क्या होता है देखना, इधर कहीं पर लिखा हुआ है KCK प्लस K+1CK प्लस K+2CK प्लस सोन प्लस K+NCK, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखते हैं। समझना, पीछे जो हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी उस प्रॉपर्टी को यूज करना है, बस यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब बताना यहाँ पर एक बार, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, KCK NCN 1 ही होता है, तो ये तो बन गया 1, और 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, K+1CK+1, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो ये तो बन गया KCK को लिख दिया मैंने K+1CK+1, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस K+1CK, हाँ कि ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया क्या पूरा, बताना क्या बनेगा, ऊपर वाला सेम है क्या, हाँ, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है क्या, हाँ, तो क्या बनेगा बताना। तो हम बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है वो तो एक बढ़ जाएगा, तो K+2 हो जाएगा, और नीचे है, बीच में है C, और नीचे जो बड़ा है उसको लिखना है, तो K+1 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो इस पूरे की जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखना कौन कौन कंबाइंड हो जाएगा। अब इन दोनों कंबाइंड कर लो, इसको और इसको कंबाइंड कर लो। ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो बताओ दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख पाऊंगा मैं, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा तो K+3 और C, और नीचे वाला में जो बड़ा है वो आ जाएगा तो K+1, हाँ कि ना। तो यहाँ पर फिर अगला कौन लिखा हुआ है, यहाँ पर K+3CK लिखा हुआ है क्या, हाँ, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो फिर ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे अपने पास, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर के बनेंगे K+4CK+1। तो ये बात तो पक्की हो गई कि नीचे तो K+1 चल रहा है, तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा फाइनल आंसर में C, नीचे तो आएगा K+1, हाँ कि ना। अब देखना यहाँ पर अपने पास क्या आया था, K+2 आया था ऊपर, तो K+2 वाले के साथ कंबाइंड हो गया,
k+3 वाले के साथ कंबाइंड हो गया। तो ऐसे बढ़ता 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 इसके साथ कंबाइंड होने के लिए पहले कौन आएगा, k+n आएगा कि नहीं आएगा, कंबाइंड होने के लिए आएगा। तो इन दोनों को कंबाइंड करके फिर मैं क्या बोलूँगा, k+n सेम है, नीचे वाले में ये +1 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी, एक ज़्यादा बन जाएगी। तो क्या बनेगा, k+n+1, k+n+1 एक ज़्यादा बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, k+1 चलता रहेगा मैक्सिमम वाला। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अपने पास, वैसे तो आप लिखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर मैं इसका जनरल जो फॉर्म है वो लिखवा देता हूँ। सो क्या लिखेगा, k+1ck प्लस k+2ck प्लस k+3ck प्लस सोन प्लस k+nck इक्वल टू क्या बनेगा, k+n+1 ck+1। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये फॉर्मूला अपने को या तो याद रखना है, या फिर हम खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं, डेराइव भी कर सकते हैं। सही बात है। तो ये फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको जल्दी से लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 3 को लिख लो। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जांपल करवा देता हूं मैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में ये है कि अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये है 33C12 प्लस 34C12 प्लस सोन प्लस 72C12, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। अब ध्यान रहे, जो पीछे हमने फॉर्मूला लगाया है ना, ये जो फॉर्मूला हमने जनरेट किया है वो तभी है जब के से स्टार्ट होगा, सेम से स्टार्ट होकर के और आगे बढ़ेगा, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। सही है। कि जो लास्ट में बना है उसमें एक ऐड कर दो, और जो नीचे बना है उसमें भी एक ऐड कर दो। ये बना था, ओके। जो सबसे लास्ट में बनेगा उसमें भी एक, ऊपर में भी ऐड किया नीचे, और नीचे में भी ऐड किया, वो ऊपर वाले में भी एक ऐड किया, नीचे वाले में भी एक ऐड किया, ये याद रख सकते हो। लेकिन के से सेम से स्टार्ट होकर के नीचे सारे सेम है, ऊपर एक बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर देखना, सेम से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो आप वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्ट बच्चा ये बोलना चाह रहा है इसको कि सर समझ गया 72 + 1C12 + 1, तो ये बन गया 73C13 बन जाएगा, तो ये तो होगा गलत भाई साहब। इस तरीके से अपने को नहीं सोचना है, अपने को पूरा फॉर्मेट ही, बात समझ में आनी चाहिए पूरे फॉर्मेट की ही, कि क्या लिखा हुआ पूरा फॉर्मेट, हाँ कि ना। तो पूरा फॉर्मेट को ही समझना है अपने को। तो मैं बोलूँगा सोल्यूशन में सबसे पहले अपने को सेम से चलाना है, तो 12 से लेकर के चलना पड़ेगा अपने को। तो मैं बोलूँगा लिखा हुआ क्या है अपने पास यहाँ पर, 33C12 प्लस 34C12 प्लस सोन प्लस 72C12, हाँ कि ना। अब इसमें क्या कम पड़ रहा है अपने इस पास, बहुत सारा कुछ कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है देख लेते हैं एक बार। जो कम पड़ रहा है इसको मैं येलो से लिख देता हूँ। अपने को सर चलना चाहिए 12 से, तो 12C12 प्लस 13C12 प्लस 14C12 प्लस सोन प्लस 32C12, इतना अपने पास कम पड़ रहा है। अब अगर जो कम पड़ रहा है उसको हमने ऐड कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इतना ही, तो हमने ये माइनस भी कर दिया। लो 12C12 प्लस 13C12 प्लस सोन प्लस 32C12, सही है, ओके। अब ये देखना, ये कंबाइंड फॉर्म कितनी बन गई है, 12C12 से स्टार्ट होकर के ऊपर एक एक बढ़ रहा है, नीचे सारा 12 है। तो बताना इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट वाले में एक बढ़ेगा, नीचे वाले में, लास्ट वाले में एक बढ़ेगा, तो क्या बनेगा 72 + 1C12 + 1, ये तो ये हो गया, माइनस ये जो लिखा हुआ इसमें देखना सेम से स्टार्ट हुआ है और 32C12 तक गया है अपने पास। तो मैं क्या बोलूँगा, ऊपर एक बढ़ा है, नीचे 12 है, तो उसमें भी लास्ट वाले में एक बढ़ जाएगा और नीचे वाले में भी एक बढ़ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी 32 + 1C12 + 1, और ये बन गया 73C13 माइनस 33C13। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब माइनस वाला तो हमने पढ़ा भी नहीं फॉर्मूला, तो यही अपने पास लास्ट आंसर होगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे टाइप के, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, उसी को बस थोड़ा सा सोचने की बात है, फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई किया जाए। इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद और एग्जांपल लिखवाता हूँ मैं। अगला एग्जांपल है 40C31 प्लस समेसन R इक्वल टू 0 to 10, 40 प्लस R C 10 प्लस R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोलना चाहते हैं और क्या ये बताना चाह रहा है अपने को। तो इसको तो लिख देता हूँ मैं 40C31 प्लस ये जो लिखा हो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू 10 तक ओपन कर दो। R इक्वल टू 0 लिखूंगा तो क्या बनेगा 40C10 प्लस उसके बाद 41C11, फिर 42C12 प्लस सोन, कहाँ तक जाना अपने को 10 तक जाना है, तो क्या बनेगा 50C20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 50C20 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं इस चीज को, इसको क्या लिख सकते हैं? ये कोई कंबाइंड बन रहा है कि अपने पास ये देखो 40 लिखा हुआ ऊपर सेम सेम, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस है। और क्या कर सकते हैं सर, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं एक बार के लिए। क्या चेंज कर सकते हैं देखना, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, 40C9 लिख सकते हैं क्या हम? कैसे? NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो n में से r को माइनस करूंगा तो वो लिख सकता हूँ नीचे, बिल्कुल। तो n में से r को माइनस किया तो वो मैंने लिख दिया नीचे, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद प्लस क्या लिखा हुआ है, 40C10 प्लस 41C11 प्लस 42C12 प्लस सोन प्लस 50C20, सही है? देखिए अब बताओ इसको क्या करें। अब ये बताओ ये दोनों क्या बनेगा सर, ऊपर सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ऊपर वाले में एक बढ़ेगा और नीचे वाले में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो क्या बनेगा 41C, मैक्सिमम कौन है 10। ओके, प्लस क्या लिखा हुआ है आगे, 41C11 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है 42C12 लिखा हुआ है, प्लस सोन प्लस 50C20 लिखा हुआ है, आगे ना। वैसे भी हम यहाँ से सोच सकते हैं कि पीछे अपने पास एक फॉर्मूला था, वो ऐसा ही फॉर्मूला था क्या कोई, देखो एक बार पीछे जो हमने फॉर्मूला किया है वो क्या था, के से स्टार्ट करना है। ओके, फिर ऊपर वाले में तो एक एक बढ़ेगा और नीचे वाला रहेगा फिक्स, नीचे वाला रहेगा फिक्स। ओके, या फिर हम यहाँ पर देखना ऐसा ही क्या, ऊपर में तो एक एक बढ़ रहा है, यहाँ से हम देखना स्टार्ट करें, ऊपर वाले में एक बढ़ रहा है लेकिन नीचे वाले में बढ़ रहा है, तो ऐसा तो अपने पास नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं। इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा सर, 41 है और नीचे में मैक्सिमम लेना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 41C, नहीं ऊपर वाले में एक बढ़ेगा तो 42C मैक्सिमम 11 प्लस 42C12। अब वापस से क्या बनेगा, ये वाला कंबाइन कर दिया इसके साथ। अब ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला 43 और नीचे वाला क्या बन जाएगा 12, हाँ कि ना। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये अपने पास फिर क्या बन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा 43C12 बन जाएगा। अब इसके साथ इसके आगे कौन सा था, 43C क्या था अपने पास 13, तो वो बन जाएगा 43C13 लग जाएगा। और ये क्या बन जाएगा फिर अपने पास पूरा 44C13 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या था 44C14 था, तो इसके साथ कौन लग जाएगा 44C14 प्लस 44, ये क्या था 44C, ये तो 13 था, और यहाँ पर आगे क्या बनेगा 14 बनेगा अपने पास, 14 होगा। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 45C14। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे ही अपने पास आगे चल करके क्या मिलेगा, वहाँ पर अपने पास 45C14 मिला है, तो यहाँ पर अपने पास 45C15 मिलेगा। दोनों को कंबाइन करूँगा तो क्या बनेगा 45C14 प्लस 45C15, और वैल्यू बनेगी 46C15। यहाँ पर 46C15 मिला है, तो यहाँ पर
46C16 मिलेगा और दोनों कंबाइंड होकर के क्या बनेंगे 47C16 बन जाएंगे। और 47C16 यहाँ पर मिला तो यहाँ पर 47C17 मिलेगा, तो क्या बनेगा वो कंबाइंड होकर के 17 बन करके अपने पास क्या बनेगा 48C17 बन जाएगा। यहाँ पर 48C17 बना है और यहाँ पर 48C18 बनेगा, तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बनेंगे 49C18 बन जाएंगे। यहाँ पर 49C18 बना है, यहाँ पर 49C19 बनेगा, तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएंगे 50C19 बन जाएंगे। यहाँ पर 50C19 है तो यहाँ पर देख लो 50C20 दिख गए अपने को, और दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएंगे 51C20 बन जाएंगे। तो ये बन गए 51C20, तो ये इसका फाइनल आंसर है 51C20। बात समझ में आएगी नहीं, यही क्लियर है। तो ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ तक अपने पास वैल्यू बन जाएगी और ये अपने पास पूरा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है सबको, कैसे किया हमने क्वेश्चन। ओके, इसको लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 18C15 प्लस 2 इंटू 18C16 प्लस 17C16 प्लस 1 इक्वल टू NC3 then n is equal to, और ऑप्शन है 4। फर्स्ट ऑप्शन इज 19, बी ऑप्शन इज 20, सी ऑप्शन इज 18 और डी ऑप्शन इज 24। एन की वैल्यू बतानी है अपने को। अगर ये इक्वल टू ये दे रखा है तो बताओ, बड़ी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले तो पहले क्या लिखा हुआ है 18C15, LHS को लेकर के चल लेते हैं ना, प्लस इसको 2 टाइम्स लिख रखा है तो डबल कर दूं क्या इसको मैं 18C16 प्लस 18C16, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये क्या है 17C16 और प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 का मैं क्या करूं कि अच्छा सा फॉर्मेट हमारे पास तैयार हो जाए। 1 को जैसे मैं 16C16 लिखूं या 17C17 लिखूं या 18C18 लिखूं कि क्या लिखूं मैं। अब देखना, अगर मैं 18C18 लिखता हूं तो कहीं पर 18C17 है नहीं, तो काम नहीं आएगा वो। अगर मैं 17C17 लिखता हूं तो यहाँ पर 17C16 है तो काम आ जाएगा। ऊपर ऊपर सेम, नीचे एक में एक डिफरेंस। ओके, तो 17C17 लिख सकता हूँ। 16C16 लिखता हूँ तो काम नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 16 वाला है ही नहीं अपने पास, तो सेम सेम आकर के नीचे एक का डिफरेंस नहीं बनेगा। 15C15 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो अपन क्या लिख देते हैं इसको, इस 1 को लिख देते हैं यहाँ पर 17C17। ठीक है, ओके। अब ये लो, इसको हम कर देते हैं कंबाइंड। इन दोनों को कंबाइंड करूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास ऊपर दोनों सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा 18C, नीचे वाले में मैक्सिमम आ जाएगा ये। तो इन दोनों की जगह ये लिख सकता हूं मैं। तो वैल्यू क्या बन गई है 18C15 प्लस 18C16 प्लस 18C16 प्लस 18C17। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, इन दोनों कंबाइंड करूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर ऊपर सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा तो 19C और नीचे मैक्सिमम वाला 17। बात समझ में आएगी नहीं, यही आ गई है। तो ये बन गया अपने पास। अब इधर भी देखना, इधर इधर क्या बना है अपने पास, ये इधर वाले में ये क्या बन रहा है, देखो नीचे का डिफरेंस ऊपर 18 है, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा, नीचे मैक्सिमम वाला कौन है 16 वाला है। सही बात आई। तो ये 19C16 बन गया और ये 19C17 बन गया, और दोनों को अब कंबाइंड करूंगा तो क्या बनेगा 19C16 प्लस 19C17, ऊपर ऊपर 19 है तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, एक ज़्यादा, और नीचे में एक का डिफरेंस है तो मैक्सिमम वाला बन जाएगा। ये बात समझ में आई। और इसको RHS के बराबर रखना है। RHS कौन है, NC3 है। अच्छा सर, नीचे तो 3 कैसे आएगा, इधर तो नीचे 17 है, उधर नीचे 3 है, इधर नीचे 20 है, ऊपर उधर n है, इधर ऊपर 20 है, उधर n है, तो n को वैल्यू तो 20 लिख सकता हूँ मैं एक बार के लिए, लेकिन वो तो तभी लिखेंगे जब नीचे नीचे वाला भी सेम हो। नीचे नीचे वाला तो सेम है ही नहीं, हाँ ना। और मैंने बताया था नीचे नीचे वाला सेम हो भी सकता है कब, जब नीचे वाले दोनों का एडिशन करने पर 20 आ जाए,
लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब n की जगह भी क्या है 20। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 20 आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी 20। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको 20C3 लिख सकता हूँ क्या, बताओ कैसे। 20C 17 को, तो 17 को मैं n माइनस आर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू बन गई है NC3, नीचे नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम बनेगा, तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 20। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख लिया, अगला जो अपने पास है अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 3 हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4। इसमें क्या है देखना, R इंटू एन सी आर कहीं पर लिखा हो, मतलब एन सी आर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट उसके बाहर नीचे वाला जो वेरिएबल है ना R, वो लिखा हो बाहर, और वो भी ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में मतलब ऐसा नहीं कि अपॉन में R लिखा हो, ये नहीं, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो R। तो हम क्या कर देंगे कि सर हम R को अगर खत्म करना चाहते हैं, R को हम खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि R खत्म हो जाएगा, जो n है ना वो आगे आ जाएगा, n तो आ गया आगे, इंटू n की जगह एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 C, और R की जगह भी कम हो जाएगा तो क्या बनेगा R माइनस 1। ये लो, R खत्म हो जाएगा, उसकी जगह आ गया n, ऊपर वाले में भी एक कम, नीचे वाले में भी एक कम। लेकिन खास बात ये है कि ये तभी काम करता है जब यहाँ पर जो R है वही R अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर जो R है वही R अगर यहाँ पर लगाओगे तो फिर ये बाहर वाला R खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला n उसकी जगह आ जाएगा, ऊपर वाले में भी एक कम हो जाएगा, नीचे वाले में भी एक कम हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये दोनों R सेम सेम होंगे तब ये R खत्म हो जाएगा और इसकी जगह ऊपर वाला n आ जाएगा, और ऊपर एक कम हो जाएगा, नीचे भी एक कम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है अपने पास। ये प्रॉपर्टी क्यों काम आती है, जब कभी भी अपने को NCR के बाहर R को खत्म करना है तो हम ये प्रॉपर्टी का काम, इस प्रॉपर्टी का यूज लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना एक बार, इसी में अगर मैं एक चीज़ और बढ़ाऊँ, है ना, इसी में अगर मैं मान लो ये बता दूं, एक प्रॉपर्टी दी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये मैं बताऊं कि R स्क्वायर आ जाए अगर बाहर NCR के साथ, NCR के साथ कौन आ जाए R स्क्वायर आ जाए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखना एक बार, इसको प्रूफ में दिखाता हूँ इधर, प्रूफ में कि R स्क्वायर अगर आ जाए NCR के साथ तो क्या बनेगा, R को ले लो बाहर, अंदर क्या है R इंटू NCR। देखो R है, इधर भी R है इधर R है, इधर भी R है, तो ये R R सेम वाले हैं, बाहर वाला R एज इट इज पड़ा रहेगा, अंदर क्या होगा, ये R और ये R सेम है तो n आएगा बाहर, इंटू n में से एक कम होगा, C R में से भी एक कम होगा। सही बात है, ओके। n कांस्टेंट है, R भी कोई वेरिएबल टाइप का कांस्टेंट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो n R हो गया है, तो n को बाहर ले लो, R को अंदर ले लो इस बार वापस से, तो वैल्यू आ गई n बाहर, अंदर क्या है R इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1। अब वापस से यही फॉर्मूला लगा दें क्या, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर R है तो यहाँ पर भी R होना चाहिए, यहाँ पर n माइनस R है, सॉरी यहाँ पर R माइनस 1 है और यहाँ पर R है, तो ये तो सेम सेम नहीं है। इसको सेम सेम बना सकते हैं, कैसे बनाएं सेम सेम, R को मैं ये लिख सकता हूँ क्या R माइनस 1 प्लस 1, R को मैं R माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, एक माइनस कर दूँ एक ऐड कर दूँ ताकि इसके जैसा बन जाए, कर सकता हूँ। तो वैल्यू क्या बन जाएगी n इंटू R माइनस 1 प्लस 1, हाँ तो ये लिख देता हूँ एक बार तो मैं R माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1। सही है, इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ ओपन, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। हाँ देखना वैल्यू क्या बनेगी, n तो है बाहर,
अंदर वैल्यू क्या है, एक बार तो r माइनस वन को n माइनस वन सी आर माइनस वन के साथ कर देता हूँ, और एक बार प्लस वन इंटू ये, तो क्या बन जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन हो गया है। सही है। अब देखना ये सेम और ये सेम है, तो ये r माइनस वन खत्म हो जाएगा, ये ऊपर वाले नीचे आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, इसमें से भी एक कम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, n तो बाहर है, ये खत्म होगा तो इसमें ये आगे वाली ये ऊपर जो पावर है ये नीचे आ जाएगी इधर, तो क्या बनेगा n माइनस वन इंटू ऊपर भी एक कम नीचे भी एक कम, n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो क्या बनेगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। समझ में आई कि नहीं आई बात, हाँ कि ना। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये भी इस प्रॉपर्टी में शामिल कर सकते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये लो, इसको भी अपने को याद करना है, पर ये आर स्क्वायर वाले को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डेराइव कर सकते हैं, बस आर वाले को याद रख लेना कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर आर आए तो ये बाहर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला एन नीचे उतर के आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर भी एक कम हो जाएगा नीचे भी एक कम हो जाएगा। ये लो, ठीक है, इसको लिखो, इसके ऊपर करते हैं एग्जाम्पल। ये तभी काम आता है जब भी हमें एनसीआर के बाहर कोई मल्टीप्लाई में आर लिखा हुआ है उसको खत्म करना है, तो ये तरीका लगाना है। बाहर मल्टीप्लाई में कोई लिखा हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए काम आता है। देख लिया, चलो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ। अभी नॉर्मल है, कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन में काम आते हैं ना ये, तो मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ कि कहीं पर 7 इंटू 10c7 लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करना हो तो क्या करें। देखो ये r और ये r सेम है क्या, हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ये r तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह ऊपर वाला आ जाएगा, तो क्या बनेगा 10 इंटू ऊपर में भी कम नीचे में भी कम, तो 9c6 ये बन जाएगा। आपको बोले सर इसका यूज क्या है, क्या फ़ायदा हुआ इसका, इससे तो हम इसी को सोल्व कर लेते, इसको अलग से बनाया है आपने, क्या फ़ायदा हुआ बताओ, इसी को सोल्व कर लेंगे हम तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। जब हम अंदर जैसे हमने पीछे सोल्व किया क्वेश्चंस को, तो अगर आपको एक बढ़िया सी वैल्यू बनानी है इसके जैसी वैल्यू बनाने के लिए, तो हो सकता है अपने को इसको मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ मैं और इसके जैसा बन जाए। और अच्छी फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर होता है r, यहाँ पर होता है r, तो ये बन जाता है n, और n को हम बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। n तो कॉन्स्टेंट वैल्यू ऊपर फिक्स है, r बार बार चेंज होता है कि r की वैल्यू 1 लेते हैं, कभी 2 लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, n तो फिक्स होता है, सही कि नहीं। तो वो वेरिएबल की जगह कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो हम बाहर ले पाते हैं, समझ गए। तो आगे काम आ जाएगा, ये समझ में आना चाहिए बस अभी कि कैसे हम लिख पाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ, मान लो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा ये 8 इंटू 15c7, बताओ क्या लिखूँ इसको मैं। अब देखो ये और ये सेम है क्या, नहीं है, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अभी अभी मैंने बोला था आर को खत्म करने वाला। तो कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको सेम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं 7 नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर तो मैं एक बार के लिए 8 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि एन सी आर अगर दे रखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बोलो वैल्यू क्या बनेगी, 8 इंटू ये क्या बनेगा 15c 15 माइनस 7 एन सी आर सॉरी एन सी एन माइनस आर, क्लियर। ये क्या बन जाएगा 8 इंटू 15c8 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो ये दोनों सेम सेम है कि नहीं है, हाँ दोनों सेम सेम है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों सेम सेम है, तो ये बाहर वाला r खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 15 इंटू ऊपर में से एक कम 14, नीचे में से एक कम 7। बात समझ में आई कि नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। अभी आपको इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, जब हमारे पास एक बड़ी सी सीरीज आएगी तो उसमें हमें किसी को चेंज करना हो, तो दूसरे टाइप की फॉर्म बनानी हो, तो फिर ये काम आता है अपने पास। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल लिख लो। और फिर एक प्रॉपर्टी और करवाता हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। लिख लिया
अगली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 5। समझना, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है NCR अपॉन R+1। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 में तो बाहर मल्टीप्लाई में R लिखा हुआ था, यहाँ पर डिवाइड में R+1 लिखा हुआ है ना। पीछे वाली प्रॉपर्टी में जितना यहाँ पर R था उतना ही R मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और यहाँ पर जितना नीचे R है उससे एक ज़्यादा का डिवाइड करना है, अगर डिवाइड किया हुआ है अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि उस प्रॉपर्टी में तो मल्टीप्लाई था, हाँ कि ना, और इस प्रॉपर्टी में क्या है, डिवाइड है। तो उस प्रॉपर्टी में तो हमने क्या किया था, n को बाहर निकाला था, हाँ कि ना, r की जगह n को बाहर निकाला था। और अब हमारे पास यहाँ पर R+1 नीचे लिखा हुआ है, तो हम किसको बाहर निकालेंगे, नीचे की साइड में किसको बाहर निकालेंगे, n+1 को बाहर निकालेंगे, सही है। और उस वाली प्रॉपर्टी में हमने n के अंदर से एक माइनस किया था और r के अंदर से भी एक माइनस किया था, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा करना है, तो n में भी एक ऐड करेंगे तो n+1 बन जाएगा, और r में भी एक ऐड करेंगे तो r+1 बन जाएगा। ये लो, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक ज़्यादा अगर यहाँ पर है तो ऊपर वाले में भी एक बढ़ा देंगे, नीचे वाले में भी एक बढ़ा देंगे, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है उसी को अपॉन में डाल देंगे। ये लो, ये प्रॉपर्टी अपने पास, ये कब काम आती है, जो आपको कभी NCR के अपॉन में कुछ R वेरिएबल टाइप का या R+1 वेरिएबल टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो उस R को खत्म करने के लिए, उसकी जगह N लाने के लिए अपने को ये प्रॉपर्टी काम आती है, लाने में ये प्रॉपर्टी की हम हेल्प लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक बार के लिए। मान लो लिखा हुआ है 15C3 अपॉन 4, ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना 15CR अपॉन R+1। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, ऊपर वाले में भी एक ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 15+1, नीचे वाले में भी एक ऐड होगा तो क्या बनेगा 3+1, और जो ऊपर लिखा हुआ था वही अपने को अपॉन में लिखना है, तो 15+1। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 16C4 अपॉन 16। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको बोले सर ये आसान लग रहा है हमें, तो 4 से डिवाइड करना पड़े, इसमें 16 से डिवाइड करना पड़े, तो ये सर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमें, हाँ कि ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को एक बढ़िया सा फॉर्मेट तैयार करने के लिए, कभी ये काम नहीं आता है किसी फॉर्मेट के अंदर और ये वाला काम आ जाए उस फॉर्मेट के अंदर, तो हम इस वाले को काम में लेंगे, तो इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है ये नहीं सोचना है कि इससे आसान तो ये है, इससे आसान तो ये है। जो एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कहीं बीच में जो काम आएगा, जो फिट बैठेगा, जो काम आएगा अच्छे से, वही अपने को बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब ये काम नहीं आ रहा होगा वहाँ पर तो नहीं बनाएंगे, और अगर इसको इसमें कन्वर्ट करके ये अगर काम आ जाए अपने पास कहीं पर, तो फिर ये तो अच्छी चीज़ ही है, हाँ कि ना। जो काम आ जाए वही अच्छा है, बात ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कल हम इसकी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया वाली प्रॉपर्टी हैं, कल पढ़ेंगे वो सब। तो यहाँ तक एक बार सभी लिख करके लेकर गया ना, और जो भी पुराने नोट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, नोट्स कंप्लीट ही होने चाहिए, और जो पीछे हमने किया है उस सबको साथ में रिवाइज करते रहें, क्योंकि टेस्ट में भी आएगा ये, आगे जो टेस्ट होगा ना 18th के बाद जो टेस्ट होगा उसके अंदर ये सब चीज़ें, ये बाइनोमियल थ्योरम भी मैं डालूंगा उसमें, तो टेस्ट में भी आएगा। तो इसके जो भी डाउट बनते हैं बीच बीच में, वो डाउट भी मेरे से डिस्कस कर लिया करो क्लास के अंदर, ओके। ये बात है, इतना सारा पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, मैं जब भी चेक करूँगा तब प्रॉब्लम आ जाएगी, वरना क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।